वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 15 मार्च 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है लास्ट माइल लीप एलएमएल के बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है 2022 के लिए। 19 सेक्शनल टेस्ट, 5 करंट अफेयर्स, 15 फुल लेंथ टेस्ट और होंगे 4 सी सेट टेस्ट। स्टार्ट हो चुकी है यह टेस्ट सीरीज 14 मार्च से। जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दांडी मार्च के बारे में है। अच्छा, इस आर्टिकल पे चलने से पहले कुछ बात करना चाह रहा था आप लोगों से। एग्जाम नजदीक आ रहा है, क्यों ना कुछ एडिशनल स्टार्ट किया जाए जिसे हम इस प्रीलिम बूस्टर के साथ ऐड कर दें, काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन। थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए। जैसे विकल्प में हो सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर मैपिंग या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिससे प्रश्न आने की संभावना हो। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा कॉमेंट बॉक्स में कि क्या स्टार्ट किया जाए। आप लोग अच्छे से सजेशन दीजिए, उसके बाद जो मुझे मन में आएगा वो मैं कर लूंगा। मजाक कर रहा हूं, आप लोग सजेशन दीजिए फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो चलिए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट पे किया, जो काफी एमिनेंट पर्सन रहे जिन्होंने दांडी मार्च को 1930 में स्टार्ट किया था ताकि वो इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें और नेशन की सेल्फ स्टीम को मेंटेन कर सकें। दांडी मार्च के बारे में अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से इस यात्रा को शुरू किया। ये यात्रा शुरू हुई 12 मार्च 1930 को। ऑब्जेक्टिव ये था कि नमक कानून को तोड़ा जाए, जिसके माध्यम से अंग्रेज नमक के ऊपर टैक्स इंपोज किया करते थे। 21 दिनों तक गांधी जी ने अपने साथियों के साथ यात्रा की और वो फाइनली 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए, जहां पर उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठा के नमक कानून तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो धरसाना साल्ट वर्क्स के पास जाएंगे, जो कि एक नमक बनाने का कारखाना था, और वहां पर जाके प्रोटेस्ट किया जाएगा, जो कि दांडी से 40 किलोमीटर साउथ में यानी कि दक्षिण में था। लेकिन 5 मई को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया ताकि वो धरसाना साल्ट वर्क्स पे ना पहुंच पाए। उनकी गिरफ्तार होने के बावजूद इस सत्याग्रह को रोका नहीं गया, बल्कि अब्बास तैयब जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जैसे कई सारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने धरसाना साल्ट वर्क्स पे सत्याग्रह को शुरू कर दिया। अंग्रेज इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार थे और उन्होंने मैसिव लाठीचार्ज शुरू किया। लेकिन सत्याग्रही इस बात को लेकर बिल्कुल अवेयर थे कि उन्हें वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना है। सिचुएशन ये बनी कि एक तरफ ब्रिटिश पुलिस फोर्सेस थी और दूसरी ओर थे सत्याग्रही। सत्याग्रही जब धरसाना साल्ट वर्क की ओर जाते थे तो ब्रिटिश पुलिस फोर्सेस उनके ऊपर करते थे लाठीचार्ज। एक व्यक्ति जाता था, वो तब तक लाठियां खाता था जब तक कि वो गिर ना जाए। उसके बाद 2 लोग उसे वापस लेकर आते थे और फिर एक दूसरा सत्याग्रही आगे जाता था, वो भी तब तक लाठियां खाता था जब तक कि वो गिर ना जाए। और यही क्रम बहुत देर तक चला। एक जर्नलिस्ट था जो इस पूरे इवेंट को कवर कर रहा था। इसे देखकर उसका दिल पसीज गया कि आखिर कैसे इतना ज्यादा क्रैकडाउन या ब्रुटैलिटी की जा सकती है ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा। मैं जानना चाहता हूं कि उस जर्नलिस्ट का क्या नाम था। आप में से अगर किसी को भी पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि कौन था जिसने इस पूरे धरसाना सत्याग्रह को कवर किया था। कांग्रेस पार्टी ने दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कर दिया। 26 जनवरी 1930 को इसे प्रोक्लेम किया गया और डिसाइड किया गया कि अब सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट किया जाएगा पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल साफ किया कि हम नॉन वायलेंस का रास्ता ही तैयार करेंगे। नमक को ही क्यों चुना गया इस पूरे मार्च के लिए? नमक इसलिए बिकॉज इसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं और अगर अंग्रेजों ने इसके ऊपर टैक्स लगाया है तो इसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। 1982 में जब तक साल्ट टैक्स को पास नहीं किया गया था, एक्ट को पास नहीं किया गया था, तब तक कोई भी समंदर के किनारे जाके नमक बना सकता था अपने इस्तेमाल के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स लगा के इसे महंगा कर दिया था, जिसका प्रभाव सबके ऊपर था। साल्ट पर अब ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी और साल्ट टैक्स इंप्लीमेंट किया जा चुका था। अगर कोई साल्ट बना ले, वायलेशन कर दे एक्ट का, तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। इस नमक के टॉपिक को चूज करके गांधी जी ने हिंदूज और मुस्लिम सभी को यूनाइट किया, क्योंकि ये कॉमन कॉज था सभी के लिए। साल्ट सत्याग्रह का आउटकम क्या निकला? सभी लोग इकट्ठा हुए, नॉन वायलेंस की पावर को दिखाया गया और फ्रीडम स्ट्रगल में कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। 1931 में महात्मा गांधी जी को रिलीज किया गया। वो लॉर्ड इरविन से मिलते हैं और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला फेज समाप्त होता है। इरविन से मिलने के बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसमें वो एग्री करते हैं कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। पैरेलली अंग्रेज इस बात पर सहमत होते हैं कि डोमेस्टिक यूज के लिए नमक बनाया जा सकता है। तो ये रही कहानी दांडी मार्च की। प्रश्न आया था 2009 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगिन विद द दांडी मार्च? दांडी मार्च के साथ क्या शुरू हुआ? होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? द करेक्ट आंसर इज सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप हिस्ट्री में वैसे इसके बारे में पढ़ते ही हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइलिप्सी मोपोडी बिडेनी के बारे में है। ये एक फॉसिल है जिसे अभी हाल ही में यूएसए के सेंट्रल मोंटाना से खोजा गया है। ये एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज से बिलोंग करता है जिसे
वैम्पायरोपॉड्स कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऑक्टोपस, जिसको आप जानते होंगे, वो भी वैम्पायरोपॉड्स ग्रुप ऑफ स्पीसीज से ही बिलोंग करता है। ये लगभग 328 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करते रहे होंगे। कार्बोनी फेरस पीरियड जो हुआ था वो 358 मिलियन से 299 मिलियन ईयर्स एगो का समय है। और अभी जो हमें फॉसिल मिला है, ये अभी तक का सबसे पुराना रिकॉर्ड है किसी भी प्रकार के वैम्पायरोपॉड का। नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये जो बिडेन के ऊपर इसका नाम रखा गया है। ये 12 सेंटीमीटर लंबा है, टॉर्पीडो जैसा इसका शेप है, और इसके जो फिन्स हैं वो काफी चौड़े हैं, बड़े हैं। इससे लगता है कि इससे इन्हें तैरने में मदद मिलती होगी। इनके 10 फंक्शनल आर्म्स होते हैं, ऑक्टोपस के 8, इनके 10। इनके जो लंबे आर्म्स हैं वो शायद प्रेस को पकड़ने में मदद करते होंगे, और छोटे वाले उसे कन्फाइन या मैनिपुलेट करने में। सिग्निफिकेंस ये है कि इससे ऑक्टोपस कैसे इवॉल्व हुए उनको लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखिए, कुछ जीवों के ऊपर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपैरस। तो ये देखिए बहुत जनरल सी बातें हैं, तो सारा ही जो चार के चारों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जिनेवा कन्वेंशन के बारे में है। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। कंसर्न है कि मैसिव ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं और जिनेवा कन्वेंशन को भी तोड़ा जा रहा है। जिनेवा कन्वेंशन, जिसे 1949 में साइन किया गया, इसमें कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं जो कोशिश करते हैं कि युद्ध के दौरान बर्बरता को कम किया जाए, लोगों को बचाया जाए जो युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि सिविलियंस, मेडिकल सर्विसेज देने वाले लोग या एड वर्कर्स, या वो लोग जो अब लड़ने की स्थिति में नहीं है, जैसे कि घायल लोग, बीमार लोग, किसी जहाज के ऊपर हमला कर दिया जाए, वो टूट जाए, या प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिन्हें बंदी बना लिया जाए, उन्हें बचाया जाए युद्ध की एट्रोसिटीज से। कन्वेंशन कोडिफाई करता है एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कि किसी व्यक्ति को कैसे ट्रीट किया जाएगा ड्यूरिंग वॉर। कन्वेंशन में नॉन कॉम्बेटेंट एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में बात की गई है, जो लड़ नहीं रहे या जिन्हें बंदी बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के कन्वेंशनल या बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन के इस्तेमाल को रोकने की बात नहीं की गई है। बिवेयर, सावधान हो जाइएगा। जो ट्रीटी है, यहां पर आपको मिलते हैं 4 ट्रीटी मिलती है, जिसे 1949 में फॉर्मल बना दिया गया। 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें से 2 तो फॉर्मलाइज कर दिया गया था 1977 में, यानी कि फॉर्मली एप्लीकेबल हो गया, और तीसरा 2005 में आया। पहले 4 ट्रीटीज की बात करते हैं। पहला है फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन, जहां पे बात की गई है घायल या फिर बीमार सोल्जर्स की। दूसरा है सेकंड जिनेवा कन्वेंशन, जहां पे घायल, सिक और शिपरेक्ड मतलब जो जहाज टूट जाए उस पे जो लोग रहे हों, मिलिट्री पर्सनल्स जो सी में ड्यूरिंग वॉर फंस जाते हों। थर्ड जिनेवा कन्वेंशन जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात करता है। देखिए, जब अभिनंदन जी को पाकिस्तान की फोर्सेस ने पकड़ लिया था, उसके बाद थर्ड जिनेवा कन्वेंशन एप्लीकेबल हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें अभिनंदन जी को वापस करना पड़ा था। फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन जो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है अगर किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया गया हो तो। आर्टिकल 3 जो है इन 4 जिनेवा कन्वेंशंस का, वो बात करता है कि कई बार सिचुएशन आ जाती है आर्म कॉन्फ्लिक्ट की, जिसमें इंटरनेशनल एक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कहीं सिविल वॉर आ जाए या इंटरनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी देश में, और वहां पर यह आर्म कॉन्फ्लिक्ट या तो दूसरे देश में किसी अन्य स्टेट में फैल जाए, या कोई तीसरी पार्टी उसे सही करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए इन्वॉल्व हो। जैसे कि श्रीलंका में जब एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी। इस प्रकार के सिचुएशन को आर्टिकल 3 में कवर किया जाता है। पार्टीज टू कन्वेंशन, 196 पार्टीज ने अभी तक इसे रेटिफाई किया है। जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं, पहले को 174, दूसरे को 169 और तीसरे को 79 स्टेट्स ने रेटिफाई किया है। हालांकि इतना स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में डेडिकेट किया इसे देश को, जो कि गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है। यह इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जा चुका है। इसे तैयार किया गया है इंडिया के एक पार्लियामेंट्री एक्ट के माध्यम से। यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है एकेडमिक रिसर्च ट्रेनिंग इकोसिस्टम तैयार करना, कि एकेडमिक्स पढ़ाया भी जाएगा, रिसर्च भी करेंगे और ट्रेन भी करेंगे लोगों को। कहां लोकेटेड है, फिर से रिपीट करता हूं, गुजरात के गांधीनगर में, याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च डिग्री प्रोग्राम और प्रोफेशनल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम। नेशनल फॉरेंसिक्स साइंस यूनिवर्सिटी की भी बात कर लेते हैं। ये उससे अलग है, चर्चा हो गई है तो इसलिए इसकी भी बात कर ले रहे हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी गांधीनगर में ही लोकेटेड है, गुजरात में। एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि पूरी तरीके से फॉरेंसिक्स और इन्वेस्टिगेटिव साइंसेस पर डेडिकेटेड है। जो यूनिवर्सिटी है, इसे गुजरात की सरकार ने 2008 में बनाया था। ये बाद में इसे अपग्रेड कर दिया गया नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तौर पे 2020 में, और अभी पार्लियामेंट के एक एक्ट के माध्यम से इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर कर दिया गया है।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज के बारे में है। ये एक चैलेंज है जहां पे हम स्टार्टअप्स को इनवाइट करेंगे कि आइए और बताइए कि पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है आपके पास। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है इसे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, यानी कि अमृत 2.0 के तहत, 2.0 भी कह सकते हैं आप। जो कॉन्क्लेव है इसे इस उद्देश्य से ऑर्गेनाइज किया गया कि हम स्टार्टअप्स को जो वाटर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं उनसे बातचीत करें, उन्हें एम्पावर करें कि वो पानी से संबंधित जो क्षेत्र है वहां पर कोई इनोवेशन लेकर आए, कोई डिजाइन जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करता हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करता हो। क्या रहे थीमेटिक एरियाज जहां पर इनोवेशन इन्वाइट किए जा सकते हैं? पहला है फ्रेश वाटर सिस्टम, हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि पानी और डेटा का इस्तेमाल करके कोई सोल्यूशन। पानी की वाटर के सेक्टर में पानी मिला के नहीं, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, अर्बन वाटर मैनेजमेंट, यहां पे यूज वाटर मैनेजमेंट पहला वाला है। एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट, अर्बन सीवेज मैनेजमेंट, वाटर गवर्नेंस और इनोवेशन इन कन्वेंशनल टैप्स एंड प्लम्बिंग सिस्टम। कौन है एलिजिबल? DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के तहत जो भी स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो एलिजिबल है। 100 फाइनल सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को अप टू 20 लाख तक की जो अमाउंट है वो ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा और मेंटरशिप भी दी जाएगी। अमृत 2.0 की बात करते हैं। अमृत का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, 2021 में लॉन्च किया गया। वाटर सेक्टर में वाटर सप्लाई को किस प्रकार से सही किया जाए, इसका एक उद्देश्य रहेगा 500 अमृत सिटीज में। यहां पर आइडेंटिफाई किया जाएगा इनोवेटिव, प्रूवन और पोटेंशियल एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को, और इसी गोल के साथ ये चैलेंज लॉन्च भी किया गया कि आप कुछ इनोवेशंस लेकर आइए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हालारी ब्रीड ऑफ डोंकी के बारे में है। जब कोई कहता है कि गधे हो क्या, तो उसका एक सेंस ये होता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप बिना काम के हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। डोंकी बहुत ही यूजफुल होते हैं और अभी उनकी एक प्रजाति को बचाने की भी बात चल रही है, बिकॉज दैट इज अंडर थ्रेट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एड्रेस किया सौराष्ट्र मालधारी सम्मेलन को, जहां पे बात की गई कि जो थ्रेटेंड ब्रीड है लाइफ स्टॉक की, पार्टिकुलरली हलारी ब्रीड ऑफ मडंकी, उसे हम बचाने की कोशिश करें। हलारी डोंकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक बन जाता है सेमी एरिड लैंडस्केप में। बेसिकली सौराष्ट्र का जो जामनगर और द्वारका डिस्ट्रिक्ट का रीजन है वहां पे, गुजरात की बात कर रहे हैं हम लोग। भारवाड़ और राबारी जो पास्टोरलिस्ट हैं, जो चरवाही हैं या उनकी जो कम्युनिटी है, वो इस डोंकी का इस्तेमाल करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को लेकर। जब वो माइग्रेट भी करते हैं अपने बाकी पशुओं के साथ, तब भी डोंकी का मैसिव इस्तेमाल किया जाता है। जो पॉटर कम्युनिटी के लोग हैं वो पॉटरी के वर्क में इनका इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को ढोने में या फिर बर्तन को ढोने में। जो हालारी डोंकी का मिल्क है वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है, वो 1000 पर लीटर तक जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल वैल्यू, लेकिन इनकी संख्या कम हो रही है। इनको बचाने के कोई इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। हालारी डोंकी में जो मेल्स हैं ब्रीडिंग के लिए, उनकी कमी है। हलारी डोंकी का जो मिल्क है वो काफी वैल्यूएबल है, एक्सपेंसिव भी है, लेकिन उसको लेकर कोई एवेन्यूज नहीं है कि जो डोंकी को पालते हैं उन्हें कोई इंसेंटिव मिले और वो उसे बचाने की कोशिश करें। सो दैट इज द रीजन कि इनकी संख्या घट रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इंक्यूबेटर के बारे में है। इंक्यूबेटर का मतलब मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, समथिंग जो किसी को मदद करे कि वो ग्रो कर पाए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने विजिट किया गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इंक्यूबेटर फैसिलिटी को। सबसे पहले इस फैसिलिटी के बारे में बता देता हूं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। जो फैसिलिटी है ये बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में लोकेटेड है, वहीं पे इन लोगों ने विजिट किया है। इस फैसिलिटी को डेवलप किया गया है ज्वाइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक एंड IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ये भी इन्वॉल्व है इसमें। ये तो बात हो गई कि ये फैसिलिटी है कहां और इसे किसने स्टैब्लिश किया है। अब मामला ये है कि गैलियम नाइट्राइड होता क्या है। देखिए, अक्सर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन का, काफी पॉपुलर मटेरियल है ये। लेकिन पिछले एक दशक से सेमीकंडक्टर के सेम यूज को इस्तेमाल करने के लिए कुछ नए एवेन्यूज भी खोजे जा रहे हैं, जिनमें शामिल है गैलियम नाइट्राइड। इनफैक्ट इसका इस्तेमाल लिमिटेड मैनर में काफी पहले से किया जा रहा है। गैन एक सेमीकंडक्टर है जिसे कॉमनली आपने लाइट एमिटिंग डायोड्स में, LEDs में देखा होगा। डीवीडी चलती थी ना पहले जिसमें मूवीज देखते थे आप, अब तो कोई यूज नहीं करता उसे। उसमें एक नीले रंग की बत्ती जलती थी, वो बत्ती इसी गैलियम नाइट्राइड से जलाई जाती थी। ये काफी ज्यादा हायर टेम्परेचर और वोल्टेज को बियर कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ट्रांजिस्टर्स को बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन की तुलना में ये ज्यादा कैपेबल है,
इनफैक्ट गैलियम आर्सेनाइड जिसका इस्तेमाल किया जाता है राइट नाउ, उससे भी ज्यादा एफिशिएंट है। इसका इस्तेमाल एम्पलीफायर, माइक्रोवेव और टेराहर्ट्ज डिवाइसेस जैसे कि इमेजिंग या सेंसिंग वाले डिवाइसेस बनाने में किया जाता है। गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो रही है 5G के सेक्टर में, स्पेस और डिफेंस के सेक्टर में भी। इसका की रोल होगा ई व्हीकल्स और वायरलेस कम्युनिकेशन में भी। जो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिन्हें HEMT कहा जाता है, वो भी एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड से बनाए जाते हैं या गैलियम नाइट्राइड से बनाए जाते हैं। ये सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर से काफी अच्छे होते हैं। कारण ये है कि काफी हाई वोल्टेज भी कर सकते हैं, आसानी से ऑन और ऑफ होते हैं और बहुत कम स्पेस लेते हैं, मतलब छोटे बनाए जा सकते हैं। गैन का इकोसिस्टम इनोवेशन को ड्राइव करेगा, स्टार्टअप्स यहां आएंगे, हमें कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा। इसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे ये एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और इसकी कॉस्ट भी उम्मीदतन कम आएगी। तो ये सारी बातें हमने गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इंक्यूबेटर के बारे में भी की और गैलियम नाइट्राइड के बारे में भी की। रिवीजन करते हैं। दांडी मार्च, डू और डाई, ये स्लोगन इसी से एसोसिएटेड है। गलत है, आपको पता है ना, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का है, ये तो गलत हो गया। सिल्पसी मोपोडी बिडिन, ये फॉसिल है जिसे सेंट्रल मोंटाना में यूएसए में डिस्कवर किया गया, दैट्स ट्रू। जिनेवा कन्वेंशन साइबर क्राइम से रिलेटेड है, वॉर क्राइम से रिलेटेड है, साइबर क्राइम से नहीं, ये गलत हो गया। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी तेलंगाना के हैदराबाद में, गलत। गांधीनगर के गुजरात के गांधीनगर में, उल्टा नहीं। गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर है, लाइट इमिटिंग डायोड्स में आपने इसका इस्तेमाल देखा होगा, दैट्स ट्रू। सेशन की पीडीएफ ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां पे जाना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।